Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट 3 और मैं इसमें आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ तक कि अगर आपके एनी 5 दिया हुआ है और क्वेश्चन 7 है तो 7 का सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। उनमें से किन्हीं 5 का नहीं, 7 का सॉल्यूशन कराऊंगा। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में एक झारखंड बोर्ड के लिए रिवीजन क्लास 10th और 12th के बच्चों लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे। वे आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक थे। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप जनसाधारण को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति में ना तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और ना ही रक्तपात। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं बल्कि इसका निरंतर विकास होता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति का सरल शब्दों में बात करेंगे, मशीनी युग का आगमन। क्या? मशीनी युग का आगमन। देखिए, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? नई नई मशीनों का आगमन हुआ और नए नए कारखाने इस्टेब्लिश्ड हुए। पहले जो खेती परंपरागत तरीकों से की जाती थी, मतलब वही हल बैल ये सब के द्वारा, तो उनका मशीनों ने ले लिया, ट्रैक्टर वैक्टर ने ले लिया, जिससे खेती क्या हो गई और भी ज़्यादा आसान हो गई पहले के मुकाबले। व्यवसाय इंडस्ट्री का क्या हो गया? आपका विकास हो गया। घरेलू उद्योग धंधों को छोड़ के नए प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले लोग करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर भी मिला आप लोगों को। ठीक है, यही था औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। इनका अस्तित्व तथा काम का क्षेत्रीय स्तर पे, तो मतलब क्षेत्रीय स्तर पे, लोकल स्तर पे इनका कामकाज होता है। ठीक है, इससे पिछले आम चुनाव को कम से कम 3 राज्यों में 6% या इससे अधिक वोट हासिल होते हैं। और इन्हें जो है ना, किसी भी पिछले जो आम चुनाव होते हैं उनमें कम से कम 3 राज्यों में 6% या इससे अधिक वोट हासिल होने चाहिए। एक प्रांतीय पार्टी का क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है। सही बात है, एक प्रांतीय पार्टी का क्या होता है? क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है। ये क्षेत्रीय मामलों, क्षेत्रों के लोगों की विशेष समस्याओं को महत्व देती है तथा इसका प्रयोग केवल क्षेत्र के लोगों पर ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान पर महत्व देती है। क्या करती है? क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान पर महत्व देती है, जिसका यह संरक्षण करना तथा जिसे यह बढ़ावा देना चाहती है। यह अधिक से अधिक स्वशासन चाहती है। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय पहचान के नाम पर यह विभिन्नताओं पर जोड़ देती है। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय राजनीति पार्टी को दिए गए चुनाव चिन्ह केवल एक विशेष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसल मुख्यतः उस फसल को कहते हैं जो जून जुलाई के महीने में बोई और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाए। क्या? जून जुलाई के महीने में आप लोग को, जून जुलाई के महीने में इसको बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको काटी जाती है। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बुआई मानसून के समय होती है। सही बात है, ये मानसूनी फसल है और इसकी बुआई मानसून के समय पर ही होती है। इस फसल की बुआई के समय अधिक तापमान तथा कटाई के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। देखिए, आपको धान की फसल हो गया, इसमें मक्का की फसल हो गया, ज्वार की फसल हो गया, ये सब जो है आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसमें। जब आप इसमें क्या है, आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए क्या? बोने के समय। और कटाई के समय क्या चाहिए? शुष्क वातावरण चाहिए। आगे चलते हैं। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में अभी राजशाही शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने का प्रयास किया जा गया है, जो सफलता एवं असफलता के बीच में। देखिए, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन अभी भी प्रयास किया जा रहा है, बहाल हो रहा है। अभी भी पूरा तरीका से वो उस तरह से नहीं हो सका जैसे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ये सफलता और असफलता के बीच में भी फंसा हुआ, मतलब बीच में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है ना। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है?
तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश पे में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब किसी भी देश का जो है ना में कोई दूसरे देश से आदमी आए वहाँ पे निवेश किए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कराता है। ठीक है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देशों की उस कंपनी के प्रबंधन का कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, सही बात है, और जिससे उसका पैसा लगता है, जिस पे वो पैसा लगाते हैं उससे मिलता है उनको कुछ हिस्सा, उसका शेयर वेयर जो होता होगा उन लोगों का। उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य? देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ना, अवरोध प्रतिरोध को खत्म करना ही उदारीकरण है। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह का अवरोध ना लगा। जैसे मान लीजिए आप कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो 500% चार्ज कर दे रहे हैं, तो एक तरह से उसका प्रोडक्ट अगर इंडिया में भी आएगा मान लीजिए, तो वो महंगा ही आएगा, सस्ता नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 500% का कस्टम ड्यूटी लग गया। तो वही प्रतिरोध अवरोध को खत्म करना। जैसे समझ लीजिए इसमें उदारीकरण कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई राज्य कुछ निजी व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाता है। उदारीकरण जब होता है जब किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अब वो प्रतिबंध नहीं है, या जब सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने एक प्रतिस्पर्धा प्रणाली की स्थापना करते हुए गैस और बिजली बाजारों का उदार बनाया है। आगे चलते हैं। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए देख लेते हैं। आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई, जो 30 दशकों के मध्य तक बना रहा। कब तक? 30 दशकों के मध्य तक बना रहा। इस महामंदी का व्यापक प्रभाव बंगाल के पटसन उद्योग पे पड़ा था। किस पे? बंगाल के पटसन उद्योग पे पड़ा। वहाँ के कच्चा किसान जो थे, वहाँ के किसान कच्चा पटसन जूट उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां जाती थी। जब महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया, तब कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा की गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने या बेहतर आमदनी के लिए उत्पादन बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत उत्पादन का सही कीमत ना मिलने से खराब हो गई। वे दिनों दिनों कर्ज में डूबते चले गए। देख लेते हैं। और ये पता जो ये आपका जो ये पटसन का उद्योग है ना, वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे पे स्थित था। ठीक है ना, कारखाने जो थे। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? तो शुरू में मशीनें उतनी कार्यकुशल नहीं थी। देखिए, कोई भी चीज़ नया नया आएगा ना, तो उसमें अपडेट होता है, और जब वो आएगा तो उसमें बहुत त्रुटियां भी होती हैं, बहुत कमियां भी होती हैं, जिनको ठीक करने में समय लगता है। तो वही बात पता है कि शुरू में मशीनें उतनी कार्यकुशल नहीं थी जितना कि उनके आविष्कार द्वारा दावा किया जाता था। देखिए, आविष्कार में बहुत दावा किया जाता है कि मशीनें ये कर देंगी, मशीनें वो कर देंगी, लेकिन स्टार्टिंग में मशीनें उतनी कारगर नहीं थी जितना उनका उनका दावा किया गया था। मशीनों की मरम्मत करना भी महंगा साबित होता था। अब मशीन मान लो खराब हो जाता था तो उनकी मरम्मत के लिए महंगा लगता था। इसलिए कोई भी उद्योगपति नई मशीनों में निवेश करने से कतराता था। श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मजदूर दर भी कम थी। इसलिए व्यवसायी या उद्योगपति श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझते थे। आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। भारत विश्व का 5वां पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। जिन क्षेत्रों में तेज एवं निरंतर वर्ष भर पवनें चला करती थी, वहाँ पवन का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, पवन ऊर्जा का ना हम लोग बिजली बनाने में ना ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब भारत विश्व का 5वां नंबर पे आता है जो पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वहाँ पवन का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, सही बात है। भारत में पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म स्थापित की गई। आज पवन ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों से में सिंचाई के लिए कुओं एवं नलकूपों से पानी खींचने के लिए बिजली निर्माण करने के लिए किया जाता है। देखिए, अगर पवन ऊर्जा का उपयोग हम सही तरह से कर लेना तो वो कृषि के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और साथ साथ बिजली भी देगी हमको, और इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है वो। इसलिए पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोगों को सही तरीका से करना आना चाहिए। और अभी भारत में, लेकिन यही बात है कि भारत में हर जगह उतनी तीव्र गति से हवा नहीं चलती है, जिस कारण ये कुछ ही क्षेत्र में है, अब पूरे भारत में भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या होता है? तो नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना,
राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव भी लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित का मजबूत करने वाली होती है। देखिए, नीतियाँ एवं कार्यक्रम, इसका एकदम सिंपल सा बात है कि वो लोग अपना एजेंडा तैयार करते हैं कि जनता के सामने हमको किस चीज़ पे बोलना है और क्या बोलना है, और जनता की अभी करंट में क्या डिमांड है, किससे, सरकार से, तो उस मुद्दा को उठाते हैं, वो उस पर भाषण देते हैं। मान लीजिए एजुकेशन अभी करंट डिमांड है, तो वो एजुकेशन पे बोलते हैं कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम एजुकेशन पे ज़्यादा काम करेंगे। या अभी आजकल का नया मुद्दा है नौकरी को लेकर, गवर्नमेंट नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, तो नया जो सरकार है वो हमेशा यही बोलती है कि गवर्नमेंट नौकरियां दी जाएंगी आप लोगों को, अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो गवर्नमेंट नौकरियां आप लोगों को मिलेंगी 1,70,00,000 ऐसे समथिंग समथिंग वो लोग अपना वादा करते हैं। बाद में वो करे ना करे उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो यही नीतियाँ पे अमल रहते हैं। उसके लिए वो भाषण करते हैं, जगह जगह जाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं कि जिनसे लोग क्या हो जाए, आकर्षित हो और उनको ही वोट दें। आगे चलते हैं। लोकतंत्र का निर्माण। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। सही बात है, हम लोग वोट देते हैं तभी वो सत्ता प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम उनको वोट नहीं देंगे और उनकी जगह किसी और पार्टी को देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी, वो लोकतंत्र को बहाल करेगी। आगे चलते हैं। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोक मत प्राप्त होता है और इस तरह के लोक मत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। सही बात है। राजनीतिक दल लोकमत निर्माण के लिए जनसभाएं, रैलियां, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि का सहारा, जो संचार के माध्यम है जिसके द्वारा पब्लिकों को सारी बात बता दी जाती है, उसका वो लोग सहारा देते हैं। जैसे आपकी रैलियाँ करते हैं, मैन टू मैन बात करने के लिए रैलियाँ, समाचार पत्र उस पर होता है, रेडियो पे होता है, टेलीविज़न आदि का सहारा लेते हैं। जैसे आजकल न्यूज आप देख रहे हैं, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, उनकी न्यूज है। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण। तो राजनीतिक दल मतदाताओं को, मतदाता यानी जो वोटर हो गए, ठीक है ना, को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। राजनीतिक दल खासकर चुनाव के समय अपने समर्थकों को राजनीतिक कार्य जैसे मतदान कराना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करने, समर्थन करना आदि बनाते हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक एवं शैक्षिक गतिविधियां तेज कर उदासीन मतदाताओं को अपने से जोड़ने का भी काम करते हैं, जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना भी जागृत हो। ठीक है, देखिए उन लोगों का काम है जो, देखिए कि मतदान कराना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, समर्थन करना आदि करना का काम है। मान लीजिए अगर आप जीत गए, ठीक है, और कोई दूसरा पार्टी हार गया, तो आपकी वो नीतियों का आलोचना करेगा। और ये अच्छा भी है कि अगर ये एक तरह से लोकतंत्र का यही फायदा है कि सरकार अगर अस्तित्व में तब भी वो अपने आप को सेफ ना समझे। अगर वो कुछ ऐसा बिल ले आए जो बिल किसी के खिलाफ हो, तो जो विपक्ष में बैठी सरकार है ना, वो उसकी आलोचना करेगी। जैसे अभी आपने देखा था कृषि कानून जो था वो लाया सरकार ने, तो वो कानून किसानों को लगा कि उनके हित में नहीं है, इनके लिए उन्होंने धरना दिया। लास्ट में सरकार को विवश होकर वो कानून भी वापस लेना पड़ा। आगे चलते हैं। दलीय कार्य क्या है। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना। सही बात है, वो लोग का यही एजेंडा रहता है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बनाना, अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, तथा दल के लिए चंदा इकट्ठा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना भी आवश्यकता है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना भी आवश्यक है। हमें पहले से ये जानकारी प्राप्त है कि सभी राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियाँ तय करते हैं। यही कार्यक्रम एवं नीतियाँ चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और कई तरीके से उन्हें चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का एक प्रभुत्व कार्य चुनाव का संचालन करता है। आगे चलते हैं। शासन का संचालन। तो राजनीतिक दलों चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। सही बात है, जो जीता यानी वो बहुमत से जीता, मतलब बहुमत मतलब क्या, हम लोग वोट दिए,
वोट से वो पार्टी जीता है तो यानी वो बहुमत से जीता है, ठीक है ना, प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वे विपक्ष में बैठते हैं, जिन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। अभी मैंने बोला जो हार गए वो विपक्ष में बैठते हैं। जहाँ एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है वही विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़िया करने से रोकता है। आगे चलते हैं। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य, राजनीतिक दल का भी एक कार्य ये भी होता है सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कराना, ठीक है। राजनीतिक दल की जनता की समस्या और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचते हैं। इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच पुल निर्माण का कार्य करते हैं, मतलब मीडिएटर का काम करते हैं वो सरकार और जनता के बीच। आगे चलते हैं। गैर राजनीतिक कार्य क्या है उनका, तो राजनीतिक दल ना केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के दौरान राहत संबंधी कार्य आदि भी मुहैया कराते हैं। अतः उपयुक्त प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक, तभी वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी साख बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया कि वो विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उससे संबंधित नियम, निर्णय की प्रक्रिया, कार्य की प्रगति और किसी भी अभिलेख की मांग करे। सरकारी अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन गया। आगे चलते हैं। इससे गोपनीयता की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आ गई, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ठीक है ना। अधिकारी सतर्क, पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बाध्य हो गए। इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र का रखवाला। आगे चलते हैं। बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत क्या, तो देखिए, लोन पर ब्याज। बैंक उद्योग, कंपनियों, व्यक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाले ब्याज को बैंक की कमाई का मुख्य स्रोत है। देखिए, बैंक ना उद्योगपतियों, कंपनियों, व्यक्तियों को लोन देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो गई बैंक के पास लोन ली 5 लाख का और उसके एवज में बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करिए 13%, ठीक है ना। और मान लीजिए, अब देखिए आपको यहाँ जानना होगा, मान लीजिए बैंक आपसे 13% ले रही है, ठीक है, और आपने एफडी कराया है बैंक पे मान लीजिए, और बैंक उस पर आपको कितना दे रही है, 6%। कितना दे रही है, 6%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना 7%, वो बैंक की आय। क्या ये बैंक की आय, ठीक है ना। बहुत आदमी आते हैं जो बैंक में ना अपना पैसा एफडी कराते हैं, ठीक है, बैंक उसके बदले उनको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और भी बैंक क्या करती है, देखिए, निवेश पर ब्याज। बैंक सरकारी और रेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करती है। इससे उन्हें ब्याज और डिविडेंड के रूप में कमाई। देखिए, बैंक क्या करती है, सरकारी और रेटेड सिक्योरिटी पे भी निवेश करती है, जिससे उनको क्या मिलता है, ब्याज और डिविडेंड की कमाई होती है, ठीक है, इनकी कमाई होती है, जिससे भी उनका फायदा होता है। आगे चलते हैं। फी से होने वाली कमाई। बैंक लोन, सिंडिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेफ्टी वॉल्ट उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं देते हैं, इनके लिए वे शुल्क लेते हैं, ठीक है, सही बात है। ये सब जो चीज़ें वो करती है बैंक, जैसे लोन सिंडिकेशन करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेफ्टी वॉल्ट उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं देते हैं, इनके लिए वे शुल्क वसूलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। विदेशी मुद्रा के कामकाज। विदेशी जो मुद्रा के कामकाज है उसके बारे में भी बैंक को देखिए फायदा। देखिए, बैंक विदेशी मुद्रा में भी कारोबार करता है और एक ब्रोकर की तरह इनसे शुल्क वसूलता है। देखिए, ब्रोकर मतलब हिंदी में उसको हम बोल सकते हैं दलाली वसूलना। क्या, दलाली, ठीक है ना। उसमें भी उसको पैसा मिलता है, जैसे मान लीजिए 3% मिला, 4% मिला, जो भी डील सेंक्शन हुआ उसका 3% या 4%, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पर कमीशन। बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसे उत्पाद बेचकर कमीशन से भी कमाई करता है। बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे उत्पाद बेचकर कमीशन से भी कमाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। देखिए, उदारीकरण का अर्थ क्या अभी मैंने बताया, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपनाना, ठीक है। व्यापार और निवेश
नीतियों के उदारीकरण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अनेक प्रकार से सहायता पहुंची। तो पहला तो देखिए 1991 से भारत सरकार ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के प्रति उदारीकरण की नीति को अपनाया है। विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध को हटा लेने से विदेशी कंपनी यहाँ अपने कारखाने तथा कार्यकाल स्थापित कर रही है। इसी प्रकार भारतीय कंपनियां भी अपने कारखाने तथा कार्यालय अन्य देशों में स्थापित कर रही है। देखिए अब क्या हो गया, 1991 में जब उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण है ना, उससे क्या फायदा हुआ कि अब विदेशी कंपनियां भी क्या हो गई, भारत में आके ना अपना निवेश कर रही हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं और अपना सामान अच्छी तरह से बेच पा रही है। और भारत भी क्या कर रही है, विदेश में जाके अपनी फैक्ट्रियां लगा रही है और अपना सामान बेच रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत तथा विदेशों के व्यवसायी यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें क्या उत्पादित करना, क्या आयात अथवा निर्यात करना। ये फायदा है कि अब वो स्वतंत्र हो गए कि उन्हें क्या उत्पादित करना, क्या आयात करना है और क्या निर्यात करना। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार के उदारीकरण तथा निवेश के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रों, देखिए अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं की स्थापना की, जहां विदेशी कंपनियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई तथा आरंभिक 5 वर्षों के लिए करों में छूट दी गई। आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तर प्रश्न किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों में सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद व्यापार पर अनेक एकाधिकारी का दावा कर सकती थी। उसने पहले क्या किया, उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। देखिए दूसरा क्या, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा देखिए, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। आगे चलते हैं। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशकमी रकम दी जाती थी। आगे चलते हैं। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमशुदा को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। आगे चलते हैं। किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासनों से बेहतर कहा गया? देखिए पहले तो इसमें जनता को प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता, हम अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं। ठीक है ना। लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। देखिए लोकतंत्र में ना सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है ना, उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। देखते हैं बाद में। लोकतंत्र में सभी वर्गों जैसे अल्पसंख्यक और अनुचित जाति वालों को उचित अधिकार प्राप्त होते हैं। सही बात है, सबको उचित अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में किसी भी धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो जनता के पास दूसरा का चुनाव करने का अधिकार। देखिए भारत में देखिए, अगर कोई प्रतिनिधि जनता पे खरा नहीं उतर रहा जनता के, तो जनता 5 साल बाद उसे चेंज कर देती है, अब दूसरे को लाते हैं। ठीक है ना। लोकतंत्र में निर्वाचित नेताओं को नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना होता है। ठीक। लोकतंत्र में सरकार को जनता के सवालों को जवाब देना होता है। आगे चलते हैं। मुद्रा आवश्यकता के जरिए सहयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझें। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें एक वस्तु लेते हैं तो दूसरी वस्तु देते हैं। इस कारण वस्तु विनिमय प्रणाली मांगों का दोहरा संयोग होना एक आवश्यक विशेषता है। जबकि इसके विपरीत वस्तुओं के लेन देन में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करती है। इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण में ही समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान के लिए एक जरूरी रह जाता है कि कपड़े निर्माता या जूते निर्माता को ढूंढे जो ना केवल उसके अनाजों को खरीदे बल्कि बदले में उसे कपड़े और जूते भी बेचे। जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में किसानों को बाजार में केवल अपने अनाज बेचने होते हैं और अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस मुद्रा से ना केवल वह कपड़े और जूते खरीद सकता है बल्कि अपनी जरूरत की हर चीज़ को खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा वस्तुओं की आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर सकता है। अब चलते आगे चलते हैं।
भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखे और गन्ना उत्पादक में भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। पहला तो उत्पादन क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश गन्ने का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है, या प्रमुख बोल सकते हैं आप इसको। गंगा के मैदान में अन्य राज्य बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा है तथा हरियाणा यहाँ गलती से हो गया, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला तापमान देख लेते हैं। तो गन्ने की कृषि के लिए उष्णता तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री से तापमान की जरूरत होती है। बहुत अधिक तापमान इसके वर्धन के लिए नुकसानदायक हो, अधिक तापमान भी जरूरत नहीं है इसके लिए, तो ये नुकसानदायक होता है। और कम तापमान इसके विकास को रोक सकता है, और कम भी इसका विकास को रोक सकता है। यह फसल पाले को सहन नहीं कर पाता है, सही बात है। पकने पर इसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं हम लोग। वर्षा 27 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका वर्धन सबसे बेहतर होता है। बहुत अधिक वर्षा होने पर इसकी मिठास की मात्रा कम हो जाती है। अधिक वर्षा होने से भी इसका मिठास की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। मृदा इस पौधे के लिए हल्की दोमट तथा लाल दोमट जैसी विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु सबसे बेहतर मृदा गंगा के मैदान की जलोढ़ मृदा तथा दक्षिण भारत की काली मृदा है। गन्ना मृदा की उर्वरता को समाप्त कर देता है, इसलिए अधिक उपज के लिए खाद का प्रयोग आवश्यक होता है। आगे चलते हैं, अन्य में देख लेते हैं। गन्ना के उत्पादन के लिए पाला रहित मौसम होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा के केंद्रों के नाम का मिलान करें। नवेली, कोरबा, चंद्रपुर, रावत भाटा और नरोरा। ठीक है, देखिए आपका ये इंडिया का मैप है, इसमें देखिए दिया हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कौन कौन सा। तो पहला तो आपका होगा आणविक ऊर्जा में, देख लीजिए पहला में नरोरा होता है, पहला नंबर पे होगा जो होगा वो क्या है, ये नरोरा है। यहाँ पे क्या है, नरोरा है यहाँ पे। ठीक है, देख लिया आप, देखिए आप। इसके बाद क्या है, दूसरा पे आपका रावत भाटा है। क्या है दूसरा पे, रावत भाटा है। देखिए यहाँ पे क्या है, रावत भाटा। आगे चलते हैं। तीसरा देख लीजिए चंद्रपुर है। तीसरा क्या है आपका, चंद्रपुर है ये आपका। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा पे क्या है आपका, चौथा पे आपका देखिए यहाँ पे कोरबा है। क्या आपका, कोरबा है। चौथा पे आपका कोरबा है यहाँ पे। और पांचवा पे क्या है, बताइए आप लोग, पांचवा पे क्या है, ये आपका जो पांचवा पे है ये आपका नवेली। ठीक है, तो ये सेट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेट पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये सेट जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो हम लोग रिवीजन करेंगे। आपका दोनों टर्म 1 टर्म 2 दोनों का रिवीजन करेंगे। 10th और 12th दोनों का रिवीजन करेंगे। 10th का मैं पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कराऊंगा और 12th का मैं आर्ट्स का रिवीजन कराऊंगा, जितना भी है आर्ट्स में। और कॉमर्स और साइंस वाले लोगों के लिए इक्वल हो जाएगा इंग्लिश में तीनों के लिए एक है, तो वो इंग्लिश देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।